हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में क्विक रिवीजन सीरीज में हम आधुनिक भारत डिस्कस करेंगे और आधुनिक भारत में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। वो है आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध। फिर उसके बाद हम भूमि व्यवस्था देखेंगे और क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास में फिर आपको एक चीज़ बोल दूं, एक बार आधुनिक भारत में जो भी युद्ध हुए हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में पहले भी प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है यहाँ से प्रश्न फिर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेबल का, ताकि इस क्लास के बाद भी आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम आंग्लो कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ है? 1746 में हुआ है। यहाँ पर आप सभी को पता है, ध्यान दीजिएगा, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है ना। तो 1764 आपको याद रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट को याद रहेगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, 1746 कर देना है, मतलब इन दोनों नंबर को आपको इंटरचेंज कर देना है। तो आपको हमेशा याद रहेगा फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक युद्ध कब हुआ है, कर्नाटक वॉर कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1746 में ये हुआ है। उसके बाद 1748 तक ये चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश कंपनी और इधर दूसरी तरफ आपको दिखता है फ्रांसीसी थे ना, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए ये युद्ध चल रहा था, जिसका प्रभाव भारत में भी देखा जा रहा था। तो ड्यूप्ले था और ये कहाँ से था? ये फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था। चलो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि 1748 में एक्सला-शापिल की संधि साइन हुई है। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1746 में ये युद्ध आपका प्रारंभ हुआ। 1748 में जो संधि साइन हुई, उस संधि का ट्रीटी का नाम क्या था? एक्सला-शापिल संधि थी, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये 1750 से 1754 तक चला। एक तरफ आपको पता है ब्रिटिश कंपनी थी, दूसरी तरफ फ्रांसीसी थी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर ये एक अनिर्णायक युद्ध था, मतलब इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध की हम बात करेंगे तो ये 1758 से 1763 तक चला था और एक तरफ आयरकूट थे, दूसरी तरफ लाली थी, ठीक है। और यहाँ पर पेरिस की संधि हुई थी। यहीं पर वांडी वॉश की बात की जाती है। थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध में ही हम वांडी वॉश की बात करते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर था आयरकूट, जिसका नाम था आयरकूट, समझ रहे हैं? ब्रिटिश ऑफिसर आयरकूट किसको कूट? लाली को लाल लाल कर दे, ठीक है, और पूरी तरीके से वॉश कर दे। तो अब आपको याद रहेगा वांडी वॉश युद्ध के बारे में, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर कौन था? आयरकूट था, जो कूट रहा था, कूट के लाल कर रहा था किसको? जो फ्रांसीसी लीडर था आपका लाली, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का वॉश हो गया पूरी तरीके से वांडी वॉश युद्ध में। कौन सी संधि हुई है? पेरिस की संधि हुई है, ये याद रखिएगा, ठीक है, और ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई है। अब फिर हम देखते हैं प्लासी का युद्ध, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ है? प्लासी का युद्ध हुआ है। कौन नेतृत्व कर रहा था? क्लाइव था, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला था। और आपको पता है विजयी कौन होता है? ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी जीतती है। फिर हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में हुआ है, याद रखिएगा। कहीं पर 22, कहीं पर 23 अक्टूबर दिया रहता है, तो 22-23 अक्टूबर 1764। एक तरफ आपको हेक्टर मुनरो दिखता है, दूसरी तरफ आपको 3 लोग दिखते हैं। कौन कौन? एक आपको अवध का नवाब दिखता है, दूसरा बंगाल का नवाब और तीसरा मुगल एम्परर।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। ये शुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब है, ठीक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब है और शाह आलम द्वितीय जो है वो आपका मुगल एम्परर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आप सभी को पता है, ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है और कौन सी ट्रीटी साइन होती है, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, 1765 में। और बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहते हैं, आप खुद देख लीजिए, 3 बंगाल, अवध और मुगल एम्परर तीनों को हरा देते हैं। तो इलाहाबाद की ट्रीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। फिर रोहिला का युद्ध याद रखिएगा, ये 1774 में ये युद्ध हुआ है। एक तरफ अवध का नवाब है, ब्रिटिश कंपनी है और मुगल बादशाह है, और दूसरी तरफ कौन है, रोहिला का सरदार है। ये याद रखिएगा, कब ये युद्ध हुआ है, 1774 में, ठीक है क्लास, याद रहेगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ स्क्रीन को, ताकि आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको पढ़िएगा। क्लास थोड़ा सा अगर आप ईयर याद करने का प्रयास करें ना, जैसे मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 में हुआ है, और 4 और 6 को इंटरचेंज कर दोगे 1764 में तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे बक्सर के युद्ध की बात करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान दीजिए 1764, एक मिनट, यहां पर ध्यान दीजिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, और 1763 में ठीक उसी के एक साल पहले अगर आप देखेंगे थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका समाप्त होता है। तो देखिए 1763 में यहाँ पे कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त होता है, फिर बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, ठीक है। और 1757 तो आपको प्लासी का युद्ध याद रखना ही है। यहाँ पर रोहिला का युद्ध अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अगर आपको याद होगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है, 1773 में आया है ना, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, ठीक है। तो उसी के एक साल बाद रोहिला का युद्ध हुआ है। तो अगर आप दो चीजों की टाइमलाइन को एक साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे सोचते हुए चलेंगे तो एग्जाम में आपको याद रहता है कि किस समय कौन सा युद्ध हुआ है। अब देखिए एंग्लो मैसूर युद्ध से तो आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। आपको याद रखना है सबसे पहली चीज कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में हम देखते हैं हैदर अली रहते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इस युद्ध का नेतृत्व कौन करते हैं, इनके बेटे हैदर अली, अरे सॉरी टीपू, ठीक है, ये याद रखिएगा। हैदर अली की मृत्यु के बाद इनके बेटे टीपू इस युद्ध का, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध का नेतृत्व करते हैं। फिर टीपू आपको दिखता है। तो 4 एंग्लो मैसूर युद्ध आपको याद रखने हैं। ईयर 1767 से 1769, 1780 से 1784, फिर 1790 से 1792 और फिर 1799, ठीक है। यहाँ पर ईयर याद रखिएगा। यहाँ पर कौन कौन सी संधियां साइन हुई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सी संधि साइन हुई है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले संधि जो साइन हुई है वो है मद्रास की संधि, ठीक है। मद्रास, सबसे पहले मद्रास, क्यों, अब आप खुद सोचो, हैदर अली की यहाँ पे विजय होगी, हैदर अली अभी स्ट्रांग है, तो एक तरीके से मतलब एकदम जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो मैड हो गए हैं, ठीक है। याद रखो मैड है, क्यों मैड है वो, इसलिए मैड है क्योंकि हैदर अली को अभी वो पिछाड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही वो हैदर अली की मृत्यु होती है वो कहते हैं अब हम मांगेंगे, अब हमारे मांगने का समय आ गया है। तो दूसरी संधि क्या है, मैंगलोर की संधि है। तीसरी श्रीरंगपट्टनम की, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर मैसूर की संधि, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी की विजयी हो जाती है यहाँ पर। तो आप याद रखिएगा इस चीज को, पहले युद्ध में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में हम हैदर अली के प्रेजेंस को देखते हैं, दूसरे में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे में हम देखते हैं, चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा को नेतृत्व कौन करते हैं, टीपू सुल्तान करते हैं, ये याद रखिएगा। पहली संधि कौन सी है, तो ब्रिटिश ऑफिसर मैड है, मैड कभी नहीं भूलोगे, पागल है, क्यों पागल है, हैदर अली को पिछाड़ना चाहते हैं, तो मद्रास, मैड से मद्रास, कहते हैं एक बार पिछाड़ ले फिर हम मांग लेंगे, तो मैंगलोर की संधि हो गई,
ठीक है, और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की, तो हम खुद अपने नाम के आगे श्री लगाएंगे, ब्रिटिश ऑफिसर कहते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम और फिर मैसूर। ये याद रखिएगा आप लोग। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछता है वेरेलिस कब था, ठीक है, फिर यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग था, फिर कॉर्नवालिस था और वेलेस्ली था, ये भी याद रखिएगा। हैज कॉर्नवेल ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। हैज कॉर्नवेल करके आप याद कर लेंगे अगर, हैज कॉर्नवेल, ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। पहले यहाँ पर दूसरे में आपको हेस्टिंग दिखेगा, फिर कॉर्नवालिस दिखेगा, वेलेस्ली दिखेगा, और सबसे पहले में लस, ठीक है, वेरेलिस्ट, ये याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हुई क्लास। अब ये आपको याद करना है, ध्यान दीजिएगा, ईयर भी याद कर लीजिएगा, 1767, ठीक है। ये देखो 767 दिख रहा है, फिर ये 780 दिख रहा है, फिर 790 दिख रहा है, फिर 799 दिख रहा है। अगर आप ऐसे याद करो, 67 है, ठीक है, फिर उसके बाद 80 है, फिर 90 है, फिर 99 है, और सबके आगे 17 लगा देना। आपको इतना तो याद रहेगा कि 1700 में हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है, 1767, फिर 67 बाद 80 याद रखना, तो 1780 हो गया, फिर 90 याद रखना, तो 1790 हो गया, फिर 1799 हो गया। लेकिन क्लास में फिर आपको बता दूं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, हो सकता है ईयर से मैच करने को दे दे, या फिर दूसरा हो सकता है आपसे पूछ ले नेतृत्व किसने किया था, या फिर ट्रिटी कौन सी साइन हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध पहला, द्वितीय, तीसरा की बात यहाँ पर की गई है। तो ये 1775 से 1782 के मध्य हुआ, ये 1803 से 1805, ये 1817 से 1818 के मध्य हुआ है। इधर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, फिर वेलेस्ली है और लॉर्ड हेस्टिंग है, याद रखिएगा। यहाँ पर माधव नारायण राव पेशवा, बाजीराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय, ये, ठीक है। संधि कौन सी साइन हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। जब हम फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर सालबाई की संधि साइन हुई है, ट्रिटी, ठीक है। द्वितीय में देखेंगे बेसिन की संधि, फिर देवगांव राजपुर घाट की संधि, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में, तो यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी की विजय एवं पूना की संधि हुई है। तो ट्रिटी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने क्या किया है, इस चार्ट के फॉर्म में आपको सारी डिटेल दे दी है, ताकि आपको जिस तरीके से याद रहे, जिस ट्रिक से आप याद करना चाहें आप याद कर लें। फिर हम देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध की बात हम करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1714 से 16 के मध्य हुआ है। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था, नेपाली सेना थी दूसरी तरफ, और संगौली की संधि हुई है 1816 में, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने तरीके से याद करिएगा जैसे भी आपको याद होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की हम बात करते हैं। ये 1824 से 26 के मध्य हुआ है, लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ठीक है। यहाँ पर कौन था, जनरल मंडुला था, और याडम्बू की संधि यहाँ पर साइन हुई है। फिर द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध की बात करेंगे तो ये 1852 के मध्य हुआ है। कौन आ जाएगा, डेलहाउजी आ जाएगा, आपको पता है। फिर धाराबादी और अनिर्णित युद्ध ये रहा है। थर्ड एंग्लो वर्मा युद्ध की बात करेंगे, 1885 में हुआ है, लॉर्ड डफरिन था और दूसरी तरफ थीबो था, और वर्मा पराजित एवं ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा, जो वर्मा था वो पूरी तरीके से पराजित हो चुका था और ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो चुका है वहां पर। किसके दौरान, लॉर्ड डफरिन के दौरान 1885 में, जब थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ है। फिर आंग्ल सिंध युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये 1843 में हुआ है, एलेनब्रो था, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें सिंध की तरफ से कौन था, सिंध राजा था। क्या हुआ, सिंध का विलय हो गया 1843 में। फिर आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे तो ये 1845 में हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, कई बार पूछा गया है। दूसरी तरफ राजा दिलीप सिंह थे, ठीक है। और कौन सी संधि साइन हुई थी, लाहौर की संधि साइन हुई थी। फिर देखिए, आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में चला। कौन है, लॉर्ड डेलहाउजी है, राजा दिलीप सिंह है दूसरी तरफ, और ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई और पंजाब का विलय हो गया 1849 में। फिर आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे, ये 1839 से 1842 तक चला, ठीक है।
यहाँ पर ऑकलैंड एलेनब्रो थे, दूसरी तरफ हम दोस्त मोहम्मद को देखते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश नेतृत्व में ब्रिटिशर्स की विजय हुई। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की हम बात करते हैं तो ये 1878 से 80 तक चला। एक तरफ लॉर्ड लिटन है, दूसरी तरफ शेर अली एवं याकूत खान है, ठीक है। यहाँ पर गंडमक की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे तो ये 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय अमीर हबीबुल्ला थे यहाँ पर और ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। यहाँ पर भी क्लास में आपको सजेस्ट करूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा। देखिए बैटल से रिलेटेड चीजें, ठीक है, ये आप जब 5-6 बार रिवाइज करेंगे, अभी मैं आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे की क्लास ले रही हूं और एक एक बैटल आपको समझाऊं, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी कारगर नहीं रहेगा। ये चीज याद रखिए क्लास, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, आपको मैक्सिमम चीजों को बस रिवाइज करना है। अब आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ये बैटल वाला चैप्टर को कभी भी नहीं पढ़ा है, वो इन चार्ट्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस पूरे बैटल को याद कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिटी जरूर याद कर लीजिएगा और टाइमलाइन को याद करते समय ना 2 टाइमलाइन को कंपेयर कर लीजिएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि हर युद्ध का आपको वर्ष याद रखना है तो आपको नहीं याद रहेगा क्लास। एक चीज याद रखिए, नहीं याद रह सकता है, किसी को भी नहीं याद रह सकता है, ठीक है। आप क्या मुझे ही अगर आप कुछ समय बाद बोल देंगे कि मैम, अचानक से आप पूछेंगे कि मैम चलिए बताइए ये कब हुआ था, तो हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं इतनी बार पढ़ाने के बाद भी, क्योंकि यार दिमाग है, भूलना हमारा क्या है, अधिकार है। अगर भूलेंगे नहीं तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी चीज हो। तो यहाँ पर भूलना तो हमारा अधिकार है ना, तो हमें भूलने की शक्ति भगवान ने दी है, तो भूलते सब कोई है, बस आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से देखो, यहाँ पर अगर हम 1885 के समय में देखते हैं और आपको पता है जो 3rd एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ है वो 1885 के समय में हुआ है, ठीक है। 1885 में मैम और क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, वेरी गुड। तो 1885 में कौन रहा होगा वाइसरॉय, लॉर्ड डफरिन रहा होगा। बस आपको याद रखना है 3rd एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है। तो कब हुआ है, 1885 में हुआ है। तो कौन वाइसरॉय था उस समय, लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। और आपको पता है जो बर्मा है वो पराजित हो जाती है। इसी तरीके से आप कई टाइमलाइन देखो, यहाँ पर तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध दिया है 1919 में, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दिया है, इसको सही कर लो। नहीं ये सही दिया है, 1 मिनट क्लास, 1919 में, हाँ ये वाला 1 मिनट, इसको सही करो, 1919 दिया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1919 की हम बात करें तो 1919 में अब आपको सोचना पड़ेगा कि अरे उस समय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ना, तभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया है, रॉलेट एक्ट आया है, जलियांवाला बाग कांड हुआ है। तो देखो चेम्सफोर्ड यहाँ पर लिखा है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है क्लास। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर स्लाइड से हट जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर बस इस चीज को याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, कि 3rd एंग्लो अफगान वॉर जो है वो 1919 में चेम्सफोर्ड के समय में हुआ है, 2nd 1878 के समय में हुआ है, फिर आपका 3rd 1919 के समय में हुआ है। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए भूमि व्यवस्था की बात हम करते हैं, आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ना, जमींदारी सिस्टम के बारे में, महलवाड़ी सिस्टम के बारे में, रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में, तो उसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इजारदारी व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, इजारदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो ये वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त जिसको कि हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो, याद रखिएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त लॉर्ड मैकेंजी। बम्बई रैयतवाड़ी सिस्टम एलिफिस्टन। बनारस का स्थायी बंदोबस्त डोनाथन डंकन। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब यहाँ पर कुछ प्रमुख आंदोलन देखते हैं, स्थायी नेता देखते हैं और स्थान देखते हैं। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। जब हम बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सहजानंद सरस्वती जी का नाम याद रखना है। और बिहार प्रांतीय
किसान सभा है तो इसका स्थान क्या है, बिहार है। फिर बारदौली सत्याग्रह की जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, कहां पर हुआ था, गुजरात में। भारतीय किसान विद्यालय की बात करेंगे तो आपको NG रंगा याद रखना है। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर फजलुल हक बंगाल याद रखिएगा, फजलुल हक का नाम याद रखिएगा बंगाल कृषक पार्टी से। बकासत संघर्ष की हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार। अखिल भारतीय किसान सभा याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ। क्लास इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से भी किसान आंदोलन से भी रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। यहां पर देखते हैं प्रमुख कार्य देखते हैं और गवर्नर देखते हैं। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे थे मैम इसको कवर कर लीजिए, तो देखिए सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन की बात हम करते हैं। तो बंगाल में द्वैध शासन किसके समय में स्टार्ट हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय में आया है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके समय में आया है, बताइए। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की बात करेंगे तो ये भी आपके वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है। रिंग फेंस रिंग ना, फिर उसके बाद रिंग फेंस की नीति, वही सेम चीज, सॉरी क्लास गले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है वो भी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, ये किसके समय में आया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया है। फिर उसके बाद सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। पेशवाई का अंत कब हुआ है, लॉर्ड हास्टिंग के समय में। पिंडारियों का दमन कब हुआ है, तो ये भी लॉर्ड हास्टिंग के समय में। सती प्रथा का अंत कब हुआ है, विलियम बेंटिक के समय में। मैंने आपको बताया है, यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय की बात हम लोग करते हैं। चलो अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, विलियम बेंटिक के समय में। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के समय में। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन के समय में। प्रेस पर प्रतिबंध कब हटाया गया, चार्ल्स मेटकाफ के समय में। अभी इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया है। सिंध का विलय लॉर्ड एलनब्रो के समय में। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनब्रो के समय में। राज अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो क्लास अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप 1 मिनट मैं रुक जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्विक रिवीजन सीरीज है इसलिए जल्दी जल्दी फैक्चुअल डेटास को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर पढ़ते रहिएगा आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने आपको बताया, वही लॉर्ड डलहौजी। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति लॉर्ड लॉरेंस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटिन, ठीक है। अग्र फॉरवर्ड नीति लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था, मैंने आपको बताया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था, लॉर्ड लिटिन ने लगाया था, ठीक है। जिसको खत्म किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर इल्बर्ट बिल किसके समय में आया है, वो भी लॉर्ड रिपन के समय में आया है। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में आया है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। तो याद रखिएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने खत्म किया, लॉर्ड रिपन ने खत्म किया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया है, लॉर्ड रिपन के समय में आया है, ठीक है। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया, लॉर्ड रिपन के समय में आया है। इल्बर्ट बिल में क्या था, देखिए इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि यूरोपियन केसेस जो थे, पहले जब यूरोपियन केस कोई होता था तो वो केस एक यूरोपियन जज ही सुन सकता था, ठीक है। यहाँ पर इंडियन जज के पास ये शक्ति नहीं थी कि वो यूरोपियन केस की हियरिंग कर सके, लेकिन इल्बर्ट बिल ने
ये बोला कि अगर इंडियन जज भी जो इंडियन ओरिजिन से है वो भी इतना क्वालिफाइड है और उस योग्यता रखता है तो वो भी यूरोपियन केसेस को सुन सकता है। तो बताइए इसमें ब्रिटिशर्स इसका सपोर्ट करेंगे कि विरोध करेंगे? तो ब्रिटिशर्स ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडियन जजेस उनके केसेस को सुनेंगे तो वो तो अत्याचार कर ही रहे हैं भारतीयों पे, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि जो भी डिसीजन होगा वो भारतीयों के फेवर में होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लासेस में डिस्कस किए हैं, लेकिन आज की क्लास में हमें क्विक रिवीजन सीरीज करनी है, इसीलिए हम लोग फैक्चुअल डेटा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां से आपकी परीक्षा में पहले भी प्रश्न बने हैं। अब आगे देखते हैं क्लास यहाँ पर क्या दिया गया है। एक बार सारी ऑर्गेनाइजेशन को देख लो जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। जैसे आत्मीय सभा का गठन 1814-15 में हुआ है। कुछ बुक्स में आपको 1814 लिखा हुआ मिलता है, तो परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है, कि मैम वहां पे 1814 लिखा है, आपने 1815 पढ़ा दिया। तो कुछ में 1814 1815 याद रखिएगा। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की बात करेंगे तो याद रखिएगा कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की भी स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी 1821 में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो 1828 में इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, अब धर्म सभा याद रखिए। धर्म सभा जो थी उसका गठन 1830 में हुआ था। कहीं कहीं 1829 लिखा रहता है, तो एक साल के अंतराल को परेशान मत होइएगा। 1829 1830 याद रखिएगा। ये याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद धर्म समाज की स्थापना हुई है, क्योंकि जो ब्रह्म समाज था वो तो जैसे कुछ सती प्रथा और इन सब चीजों के अगेंस्ट था, लेकिन धर्म समाज जो था ना वो ब्रह्म समाज के अगेंस्ट था। ठीक है, जो कुरीतियां थी हमारे इसमें सोसाइटी में, ठीक है, जो कुरीतियां थी उस समय उसके अगेंस्ट, जो इविल प्रैक्टिसेस थे उसके अगेंस्ट स्टैब्लिश हुआ था ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय के धर्म समाज के खिलाफ आपका धर्म सभा आया था। ठीक है, कब? 1830 में। और यहाँ पर कौन थे? राधाकांत देव थे, याद रखिएगा, कलकत्ता। ठीक है, तत्बोधिनी सभा मैंने आपको कितनी बार बताया है, 1839 आपको याद रखना है। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्बोधिनी सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय की ही जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, उन्हें फॉरवर्ड करने के लिए। और बाद में आप देखते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो ब्रह्म समाज को क्या करते हैं? ज्वाइन भी करेंगे। फिर आगे देखते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन। यहाँ पर याद रखिएगा 1850। कौन है? विष्णु परशुराम पंडित, महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1850 विष्णु परशुराम पंडित, रहनुमाई माज दयासन सभा। ठीक है, माज दयासन सभा की अगर हम बात करेंगे तो 1851 नरोजी फिरदौन जी, ये याद रखिएगा, नरोजी फिरदौन जी, मुंबई। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब 1861। कहां पर? आगरा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद रखिएगा क्लास, कोई भी अगर आपका इवेंट यूपी में हुआ है तो उसको तो जरूर याद कर लिया करो, क्योंकि अब जब यूपी ओरिएंटेड प्रश्न बनते हैं तो इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कहां हुई थी, तो याद रखिएगा 1861 में हुई थी, आगरा में हुई थी, और नाम शिव दयाल साहब का याद रखिएगा। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की बात हम करेंगे तो अब्दुल लतीफ का नाम आपको याद रखना है, 1863। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, फिर वेद समाज की हम बात करेंगे तो 1864 केशरी धरालू नायडू, मद्रास। फिर साइंटिफिक सोसाइटी 1864 याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान। कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई है। कब की गई है? 1864 में की गई है। क्लास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद होने चाहिए, आराम से इनको याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, चलिए। अच्छा, बारिश का मौसम बहुत हो रहा है ना, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, कहने को अच्छा भी है, कहने को खराब भी है। जब मन खुश है तो बारिश अच्छी लगती है, जब मन चिड़चिड़ा है तो बारिश से दिक्कत होती है। तो हमारे मूड पे हमारा मौसम डिपेंड करता है। कभी आप लोगों ने नोटिस किया, जब बहुत खुश रहो तो बारिश कितनी अच्छी लगती है, वाह पकौड़े बनाओ, वो अच्छा
थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करती हूँ, इसको पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। अब आप लोग थोड़ा प्रेशर में आ रहे हो ना, एग्जाम आ रहा है तो डर लग रहा होगा, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स को इतना टाइम मिलने के बाद भी उनको लग रहा होगा कि और समय दे दिया जाए। क्यों समय चाहिए? समय नहीं चाहिए। जो समय बचा है उसमें पढ़िए, करंट पढ़िए, बार बार चीज़ों को बस रिवाइज करते जाइए क्लास। मैं आपको फिर बोलूंगी, रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस उठाइए, उनमें जो 4 ऑप्शन दिए उन 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। अगर इससे कोई नया प्रश्न बने तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। और कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आपका रिक्वेस्ट आ रहा था, पर्यावरण से रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिवीजन कराने को, वो मैं आपको करा दूंगी, आप उसकी चिंता नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और भारतीय भूगोल से रिलेटेड भी प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम रहेगी, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर किया जाएगा। और बारिश अच्छी है, एंजॉय करो, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो। जैसे मुझे देखो सर्दी जुकाम हो गया है तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी परीक्षा बहुत करीब आ गई है क्लास, तो अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल भी मत परेशान होइए। एक अच्छा सा गाना सुनिए, जो भी अच्छा लगे गाना सुनिए और फिर पढ़ने बैठ जाइए। चलिए, प्रार्थना समाज की बात करते हैं। 1867, आत्मा नाम पांडुरंग, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। महाराष्ट्र। पूना सार्वजनिक सभा 1870, महादेव गोविंद राणे, महाराष्ट्र, ठीक है। सत्य शोधक समाज 1873, कई बार पूछा गया है। प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और सत्य शोधक समाज, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा है क्लास। ईयर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अब आपकी परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को अरेंज करने को दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ईयर पर ध्यान दे लेना। तो ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र 1873, आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती, मुंबई, ठीक है। बैक टू वेदास की बात इन्होंने कही थी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लावेस्की, न्यूयॉर्क, याद रखिएगा जिसको ज्वाइन करने एनी बेसन भारत आती है। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878, ठीक है। वीर शलिंगम पंतुलु, हैदराबाद, ये नहीं पूछा गया है, लेकिन आपकी परीक्षा में ये और ये तो पूछा ही गया, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में पूछी गई है। फिर आर्य महिला समाज 1881, याद रखिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावेस्की द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसकी की आपकी जो ब्रांच है 1882 में भारत में मद्रास में खोली गई। किसके द्वारा? यहाँ पर याद रखिएगा, MS आल्कॉट द्वारा। तो आल्कॉट और मैडम ब्लावेस्की का नाम आपको याद रखना है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन 1888 में हुआ है, याद रखिएगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जब हुआ था तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो INC है वो एक हिंदू पार्टी है, ठीक है। इसीलिए हिंदू पार्टी INC के गठन के बाद 3 साल बाद 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया है, ताकि वो एक तरीके से मुस्लिम्स की देशभक्ति, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ एक आस्था या कहे विश्वास दिला सके, ठीक है। देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री, लाहौर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए क्लास, इस सब चीज़ों को पढ़ जरूर लीजिएगा। मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रार्थना समाज जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। आत्मीय सभा, याद रखिएगा, कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी, पूछ लीजिए, मतलब याद कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज, धर्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, विडो रीमैरिज, याद कर लीजिएगा। राधा स्वामी सत्संग पूछा गया है। वेद समाज पूछा गया, साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर आपको प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी, फिर थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, परीक्षा में पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आप क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं।
देखिए पहला प्रश्न क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। तो पहला प्रश्न तो आपकी परीक्षा में यही बनता है कि इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मन द्वारा। तो ये याद रखिएगा, कब, 1905। तो यहां पर देख लीजिए 1905 का जब समय है, अब ऐसे देखिए जब 1905 का समय है तो यहां पर हम देखते हैं लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना की जाती है, ठीक है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इंडिया में उस समय क्या हो रहा है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा है, 1905 में बनारस का सेशन होता है जिसको कि प्रिसाइड कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को किसका पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी 1905 में उसका गठन इन्होंने किया था। ये सारे फैक्ट्स याद रखिए क्लास, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न बनता है। फिर आगे देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां पर की थी, लंदन में की थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी, 1905 में स्थापित हुई थी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विनायक दामोदर ने की थी। आपको पता है मेनली हम अनुशीलन समिति और अभिनव भारत की बात करते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा याद करने का तरीका बताया है कि जब आप अभिनव भारत लिखेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, वी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको वीर सावरकर का नाम, सावरकर ब्रदर्स का नाम याद रखना है जब अभिनव भारत की बात करेंगे। जब अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो पी मित्र का नाम याद रखिएगा। पहले इतनी चीजें क्लियर हुई। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की है, विनायक दामोदर ने की है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो बीडी सावरकर द्वारा की गई है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। भीकाजी कामा को, रुस्तम कामा पूरा नाम है, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो वो भी मैडम भीकाजी कामा है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था, तो ये भी याद रखिएगा, ये जर्मनी में फहराया था। कब, 22 अगस्त 1907 में। 22 अगस्त 1907 में जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहराया था, ये याद रखिएगा, 1907। क्लियर है क्लास। चलो 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल, ठीक है, स्टटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, ये ध्यान रखिए। 1907 में जर्मनी में मैडम भीकाजी क्या कर रही हैं, झंडा फहरा रही है। और 1907 में भारत में क्या हो रहा है, सूरत स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है, सूरत वाले सेशन की, बताओ, राज बिहारी घोष ने ना। यहाँ पर नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, याद रखिए। ऐसे भी पढ़ते हुए चलेंगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, एम बरकतुल्ला, BBS अय्यर और MN राव ने में क्या बात समान थी, इसमें बोला गया इन सब में क्या बात समान थी, तो ये सभी जो थे वो क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में काम कर रहे थे, ठीक है, ये याद रखिए। ये सारे जो थे वो आपके क्रांतिकारी थे और अलग अलग देशों में भारत के लिए लड़ रहे थे। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड की सजा दी गई थी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1909 में कर्जन वाइली की हत्या के लिए मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था, तो उबैद उल्लाह सिंधी और बरकत उल्लाह ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को, ये अभी तक आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न नहीं है, ये हो सकता है किसी और स्टेट में पूछा गया रहा हो रेशमी रुमाल षड्यंत्र के बारे में, तो यहाँ पे उल्लाह सिंधी का नाम याद रखेंगे आप। चलिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित हुआ था, तो ये अफगानिस्तान में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अफगानिस्तान में रेशमी रुमाल षड्यंत्र, उल्लाह सिंधी याद रखिएगा, उल्लाह का नाम। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है फिर आज।
हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? तो ये सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। मैंने आपको गदर आंदोलन 1913 का बारे में बताया है, जिसमें सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल का नाम आप याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किससे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर बाबा सोहन सिंह भाकना को। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, 21 अप्रैल 1913 में। ठीक है, गदर आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो सोहन सिंह भाकना द्वारा हुई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो सैन फ्रांसिस्को, मैंने आपको बताया है। गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती थी? तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर हमने बताया ना, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट गदर पत्रिका निकालती थी। ठीक है, क्लियर? देखिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। क्लास आगे बढ़ते हैं। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। दोनों नाम याद रखिएगा, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल का। गदर पार्टी से संबंधित कौन कौन थे? ये महत्वपूर्ण है। तो रामचंद्र थे, ये देखिए रास बिहारी बोस, याद आ रहे हैं? रास बिहारी बोस कौन है? रास बिहारी बोस वही है जो कि लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे, जो हार्डिंग के काफिले पे क्या करते? बम गिराते हैं। ठीक है, महेंद्र, राजा महेंद्र प्रताप, भिकाजी कामा और बरकतुल्ला, याद रखिएगा। गदर का अभिप्राय क्या है? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था? तो मैंने आपको बताया है, पश्चिमी अमेरिका। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में इनका मेन प्लेस थी। मार्च 1940 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1914 में कामागाटा मारू एक शिप को हायर किया जाता है, जो कि आपका कनाडा के वैनकूवर में जाकर वहां पर भारतीयों को उतारने वाली थी। लेकिन उस समय वर्ल्ड वॉर 1 के समय एक संदेश जारी किया गया था कि कोई भी भारतीय अगर डायरेक्ट भारत से नहीं आ रहा है तो उसे कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और कामागाटा मारू जो है वो हांगकांग होते हुए आ रही थी, इसी वजह से उसमें जो लोग बैठे थे उनको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाता है और शिप को भारत की तरफ मोड़ दिया जाता है। और ये भारत में बजबज में जाकर यहाँ पर जब लोग उतरते हैं तो वहां पर भी उनका लाठियों से और गोलियों से स्वागत होता है। कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? 1914 में, याद रखिएगा। कामागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पे यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने लोग मारे गए थे? तो 18 लोग मारे गए थे, 202 यात्रियों को जेल में भेज दिया गया था। शोर कमेटी, ये याद रखिएगा, शोर कमेटी जो है तटीय समिति का गठन किसके लिए किया गया था? कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच के हेतु। शोर कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम। तो सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम का नाम याद कर लीजिएगा। क्लास जो भी पॉइंट आपको नहीं याद है उन सारे पॉइंट्स को आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकाल के। आगे बढ़ते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र सिंह थे? तो ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान में 1915 में काबुल में। ठीक है, प्रांतीय सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर राजा महेंद्र सिंह द्वारा। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, 1915 के समय में हुआ था। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र सिंह। काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला था, याद रखिएगा, बरकतुल्ला था, याद रहेगा क्लास। चलिए आगे बढ़े। किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुब्रमण्यम भारती ने। लंदन में 13 मार्च 1940
को, सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो ये उधम सिंह ने मारी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने आपको पहले के क्लासेस में बताया है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। ठीक है, रास बिहारी बोस हैं ये। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? 1942 में की थी, बैंकॉक में की थी। यह कथन किस क्रांतिकारी का था कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था रास बिहारी बोस द्वारा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ संगठन दिए गए हैं और उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। मित्र मेला 1899, ठीक है, बीडी सावरकर, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो 1902, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूं मैं आपको। यहाँ पे प्रमथ नाथ मित्र, पी मित्र का नाम आपको दिखेगा, पी मित्र लिखा रहता है। अभिनव भारत मैंने आपको बताया, वी आ रहा है तो वीडी सावरकर 1904। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, सचिन नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा। भारत नौजवान सभा की बात करेंगे तो भगत सिंह 1926। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। क्लास क्विक रिवीजन सीरीज में हम जल्दी जल्दी बस जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने अनुसार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पे मत गुस्सा आ जाएगा कि मैम टाइम कम दे रही है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, बोर्ड पे ऐसे किनारे चुपचाप एक अच्छे टीचर की तरह खड़ी रहती हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। पहले मैं बोर्ड के सामने आके खड़ी हो जाती थी तो कमेंट्स आने लगते थे, अरे मैम साइड होइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। तो अब मैं क्या करती हूँ, साइड में एकदम चुपचाप खड़ी रहती हूँ कि आप लोग आराम से अपना समय लेते हुए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को पढ़ाती हूँ। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की बात करेंगे तो एस सेन, सूर्य सेन की बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, कई बार पूछा गया इंडियन रिपब्लिक आर्मी, तो सूर्य सेन का नाम याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे तो आप सभी को पता है एचआरए का, जब हम बात करते हैं एचआरए का गठन जो था वो 1924 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कानपुर में हुआ था। ठीक है, इसी में बाद में टर्म एचएसआरए जोड़ दिया गया है, सोशलिस्ट टर्म को जोड़ दिया गया है 1928 में दिल्ली में। तब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी जुड़े थे इससे। रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जाता है। 1939 में ही तो आईएनसी के सेशन से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। अब कुछ कॉन्स्पिरेसी केस देखते हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है। कानपुर षड्यंत्र केस देखो यहाँ पर, कानपुर षड्यंत्र केस 1924। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन थे, कई बार परीक्षा में यहाँ से कानपुर कॉन्स्पिरेसी से 1924 वाले प्रश्न बना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मुजफ्फर अहमद, ठीक है, एसए डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता का नाम याद रखिएगा। नालिनी गुप्ता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। काकोरी षड्यंत्र की बात करेंगे जिसको कि हम काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कहते हैं। यूपी सरकार ने बोला ना षड्यंत्र टर्म यहाँ से हटा दिया जाएगा, अब काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कहा जाता है। कब हुआ है? 1925 में। कौन कौन थे यहाँ पर? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1928, कौन है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी भी दे दी जाती है। चटगांव शस्त्रगार हमला 1930, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, कौन इससे रिलेटेड है? यहाँ पर 1930 में सूर्य सेन, ठीक है, कल्पना दत्त का नाम याद रखिएगा। सूर्य सेन प्लस कल्पना दत्त दोनों का नाम याद रखिएगा जब आपसे पूछेगा चटगांव केस के बारे में। फिर मेरठ षड्यंत्र केस की बात करेंगे 1929, यहाँ पर हिच सनसन का नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसको भी एक जगह नोट कर लीजिए, यहाँ से भी आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लास हटा दो इंक, अब आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवीजन जरूर करिएगा आज की क्लास का, क्योंकि एक चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी कि आज की क्लास में जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें।
चलिए, अब आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास थोड़ा सा गले में दिक्कत होने के कारण ज़्यादा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन जो भी पॉइंट्स आज की क्लास में मैंने आपको बताए हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर क्विक रिवीजन सीरीज में उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, प्ले लिस्ट में आपको आधुनिक भारत की और भी क्लासेस मिल जाएंगी जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने हैं, तो उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आने वाले क्लासेस में हम पर्यावरण कवर करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जैसा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भारत का भूगोल कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिएगा मध्यकालीन भारत और आपका इसको कवर करना है कि नहीं कवर करना है, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ा सा आपसे भी इंटरेक्शन हो, तो मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसीलिए मैं क्लास के एंड में आप लोग से बात करना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर सजेस्ट करें क्लास। देखिए, कमेंट बॉक्स ही मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, तो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताया करिए। आप में से कई स्टूडेंट बार बार कह रहे थे कि आधुनिक भारत में जो युद्ध हुए हैं उसका एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर दीजिए, इसीलिए मैंने स्पेशली इस क्लास को लिया, क्योंकि मुझे भी पता है ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर यहाँ से आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न बन जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी क्लास, ठीक है। और आशा करती हूँ आप लोग खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हम लोग उसको आने वाले सेशन में कवर कर लेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। परीक्षा पास आ गई है, डर लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन कुछ नहीं होगा सोने से, रोने से या फिर खोने से। मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, ईश्वर आपको फल नहीं दे पाएगा। तो कर्म अपना करिए, अपने तरफ से परिश्रम करिए, जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके जीवन में आपके साथ कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो हर दिन आपके लिए दुआ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। जीवन में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, क्लास कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तब पढ़ना चाहिए जब कोई आपका अपना आपको कोई बात बता रहा है, ठीक है। लेकिन आपका अपना कभी भी आपसे ये कभी नहीं कहेगा कि तुम जीवन में आगे सफल नहीं हो पाओगे। ये भी चीज़ याद रखिएगा। वो आपको आपकी कमियां बता सकता है कि आप जो है ना, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। कहाँ पर कमी रह जा रही है उसको पहचानो और उसको सुधार करो, ठीक है। वो आपके अपने हैं जो आप में एक सुधार लाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको हर दिन आपसे ये कहे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ऐसे लोगों को प्रणाम कहिए, ठीक है। उनको आप प्रक्रिया, मतलब आप उनको कुछ गलत मत कहिए, लेकिन प्रणाम कहिए। और इस समय एग्जाम के समय तो एकदम प्रणाम कह के अपना काम करिए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो तैयारी। अरे, जब युद्ध में कूद ही गए हो, हाँ, या तो युद्ध में कूदे नहीं होते, और युद्ध में जब कूद ही गए हो तो लड़ लो ना। और लड़ना कैसे है? अपने आप से या किसी और से लड़ना नहीं है। लड़ना मतलब अपने किताबों को बैठ के पढ़ना है, अध्ययन करना है। जीवन में आप जितना अध्ययन करेंगे, जीवन में आप उतना आगे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए विद्या ददाति विनयम, एक चीज हमेशा याद रखिए, आपकी विद्या आपको और विनम्र बनानी चाहिए जीवन में, ठीक है। तो हमेशा विनम्र रहिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शांत मन से पढ़िए, और हमेशा अपने पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। कभी भी अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है, तो अपने मन में ऐसा संकल्प लेके आइए, नहीं, हम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करने की तो ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। पेपर पास आ रहा है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा तब भी पढ़िए। अब पेपर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़ो। अब बच्चा ही क्या है यार, पढ़ने के सिवा बच्चा क्या है बताओ। नहीं पढ़ोगे तब भी, तब तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हो सकता है पढ़ लो, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो इस समय देख लो, जो बचे हुए दिन है, वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, या पेपर में बैठे बैठे आपको कुछ ऐसा याद आ जाए जिससे आपके 10-20 क्वेश्चन सही हो जाए, तो सोचो कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो चल,
हमेशा खुश रहो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, और जो भी ज्ञान की बातें मैं आपको थोड़ी बहुत बोलती हूँ, अगर समझ में आया करे तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दिया करो। चलो, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं क्लास। कोई भी प्रॉब्लम होगी हमें बताइएगा, पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ बनी हुई है एग्जाम तक। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। धन्यवाद।